Hello, good morning everyone. How are you doing? I hope you're doing. So am I. So in this live session, we'll be talking about the Santhal Pargana Tenancy Act that came in 1949. तो ये वही संथाल परगना जो डिवीज़न है अभी हमारे पर्टिकुलर उस डिवीज़न में आपको ये एक्ट अभी लागू है और अभी तक चलते आ रहा है 1949 से। तो झारखंड के मेनली जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आपको 18 डिस्ट्रिक्ट में सीएनटी है, ठीक है। और बेसिकली ये जो साहेबगंज गोड्डा दुमका पाकुड़ देवघर जामताड़ा ये 6 डिस्ट्रिक्ट में आपको संथाल परगना में एसपीटी 1949 में आया था। और ये बता दें कि जो संथाल परगना है आ, वो 1855 में इसका ये इस्टेब्लिश हुआ था। संथाल परगना पूरा एरिया ये एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में था, आज ये डिवीज़न है। सो संथाल परगना में इधर राजमहल वाले एरिया भी थे और वीरभूम के एरिया को मिलाकर वीरभूम और राजमहल के एरिया को मिलाकर ये पूरा एरिया संथाल परगना था, ठीक है। सो दिस वाज द संथाल परगना। यहाँ पे मेनली ट्राइब्स ही रहते थे जो यहाँ के पहाड़िया ट्राइब्स मेनली यहाँ पे रहते थे। और इसको बेसिकली जंगल तरी ट्रैक भी बोला जाता था। तो ये इसको जंगल तरी ट्रैक भी बोला जाता था, ठीक है। जंगल तरी ट्रैक और दामिने को दामिने को संथाल परगना और जंगल तरी ट्रैक इस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता था। और ये जो संथाल परगना वाला एरिया है कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहा, किसी के अधीन में नहीं रहा। सो ये इसकी खासियत थी संथाल परगना वाले एरिया की। और इसमें कुछ भूमि के लिए जो सुधार लाने के लिए इसमें एक्ट लाया जाता है कि पर्टिकुलर यहाँ के जो ट्राइब है उनको फ़ायदा मिल सके, उनके ज़मीन को ना हथियाया जा सके। तो झारखंड के पूरे एरिया में आपको एक्ट लागू है। और 18 जो बाकी ज़िले हैं ये 18 पे सीएनटी और ये 6 पे एसपीटी, ठीक है। तो जब ये एक्ट आया था झारखंड में तो बेसिकली झारखंड तो उस टाइम तो बिहार का पार्ट था। तो ये जो एसपीटी का था तो ये पहले से ही चला आ रहा था, ये लगभग 1872 से ही, ठीक है। जिसमें सबसे पहला सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट आया था संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट। तो ये संथाल परगना सेटलमेंट बंदोबस्त सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट ये सबसे पहले कब आया था? तो 1872 में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 1949 में जो गवर्नर जनरल थे कौन थे जब एसपीटी आया था? तो ही वाज नन अनदर देन श्री राजगोपालाचारी। तो ये श्री राजगोपालाचारी 1949 में गवर्नर जनरल थे जब सी एन एसपीटी 1949 में आया। तो इसका बैकग्राउंड बता दें कि आपको, वन सेकेंड प्लीज़। सो ये 1872 में इस 18 ओके ये 1872 में सबसे पहले इसमें बंदोबस्त लाया गया था 1872 में, जिसका नाम था संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट दैट केम इन 1872, ठीक है। फिर ये कुछ दिन तक रहा था और फिर अ, ये एज पर द रिपोर्ट ऑफ एम आर गंजेर सेटलमेंट एक्ट बिहार गवर्नमेंट जस्ट फ्रॉम दिस एसपीटी 1949। तो बिहार गवर्नमेंट ने इसको बना दिया था। तो यहाँ पे जो मिस्टर गंजेर थे उनके सेटलमेंट रिपोर्ट के बाद जो बिहार गवर्नमेंट ने थी तो उन्होंने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी जो 1937 में आया था कमेटी का गठन किया। एसपी यहाँ पे मिस्टर गंजेर की रिपोर्ट पे, मिस्टर नाम थोड़ा अजीब है, मिस्टर गंजेर के रिपोर्ट पे यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बनी थी 1937 में और जिसके रिकमेंडेशन पे एसपीटी 1949 आया था। तो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। सो ये आया था एसपीटी 1949 किसके रिकमेंडेशन पे? तो एक एसपी इंक्वायरी कमेटी बनी थी मिस्टर गंजेर के रिकमेंडेशन पे। और एसपी इंक्वायरी कमेटी जो संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 में था वो रिकमेंड किया था एंड दैट लेड टू द एसपीटी एक्ट 1949। सो इसमें कुल टोटल जैसे ये इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट है, देवघर दुमका गोड्डा पाकुड़ साहेबगंज और जमताड़ा। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट है आपको जिस पे ये संथाल परगना के जो डिवीज़न है कमिश्नरी उस पे ये है। और इसमें टोटल कितने चैप्टर है? तो टोटल चैप्टर 9 है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा ये संविधान है, ठीक है, तो उसमें भी
25 चैप्टर में जैसे बांध के रखा होगा, जैसे कि आसानी पड़े खोजने में, इसीलिए चैप्टर पे बनाया जाता है। जैसे बुक में भी इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा, सो इसीलिए यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ रहता है। और वही 9 चैप्टर में सब सेक्शंस होते हैं, सेक्शन। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में ये है, तो ये इसका डेफिनेशन इसमें, जैसे आर्टिकल्स होते हैं वैसे इसी प्रकार इसमें होते हैं। जैसे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे, उसी प्रकार इधर इसमें भी आपको, कि ये ढूंढने में आसानी पड़े और कैसे कोई खोजते रहेगा, इसीलिए इस पे सेक्शन बांटे हुए रहते हैं कि सेक्शन 1 में क्या है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा क्या रूल होगा। तो ये एक्ट है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो 6 डिस्ट्रिक्ट में ये है। और आपको चैप्टर 9 मिलेंगे, 9 चैप्टर है इसमें टोटल, और सेक्शन 72। अब बात करते हैं 9 चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में। तो चैप्टर फर्स्ट में जो आर्टिकल सेक्शन है, सेक्शन 1 to 4। तो सेक्शन 1 to 4 में बेसिकली आपको सेक्शन 1 में जो मेन देखिए इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, क्योंकि पढ़ने में आसानी होगा, फिर आपको पढ़ना है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं नहीं, लेकिन टॉपिक बड़ा है, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। आपको बेसिक गाइड कर देंगे, फ्लो में डाल देंगे, आप बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा आगे का। तो चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन है, जिसमें सेक्शन 1 में आपको शॉर्ट नेम और एक्सटेंशन एरिया कौन कौन से एरिया में। तो सेक्शन 1 में आपको संथाल परगना का जो संक्षिप्त नाम हो गया, प्रारंभ कहाँ से, विस्तार कहाँ से है, तो ये इसका नाम क्या कहलाएगा, तो ये संथाल परगना भू सुधारण अधिनियम कहलाएगा। तो ये सेक्शन 1 में आपको दिया हुआ है। और कौन कौन से जिले जो है, पाकुड़, ये सब 6 डिस्ट्रिक्ट में। तो सेक्शन 1 to 4 पे यही पे है। और सेक्शन 4 में ये सेक्शन 1 में नाम और एक्सटेंशन एरिया कहाँ पे है, और सेक्शन 4 में है कि इन दिस कैटेगरी डिफरेंट क्लासेस बिंग डिफाइंड। तो सेक्शन 4 में से आपको जो ट्राइबल्स के क्लासेस है, रैयत है, उनका डेफिनेशन दिया हुआ है। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का आपको यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज हेड एंड ओरिजिनल रैयत। तो चैप्टर 2 का जो हेडिंग है, जिसका नाम है विलेज हेड एंड ओरिजिनल रैयत। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन है, तो सेक्शन 5 to 11 चैप्टर 2 में आते हैं। तो चैप्टर 2 में मेन जो सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 5 की बात करें, तो सेक्शन 5 है जो एनी पर्टिकुलर विलेज रैयत ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लैंडलॉर्ड विद द सपोर्ट ऑफ द एटलीस्ट 2/3 ऑफ रैयत, कमिश्नर वुड अपॉइंट विलेज हेड। तो जो कमिश्नर होता है, जैसे कमिश्नर एक पूरे कमिश्नर ही है। जैसे झारखंड में जो डिवीज़न बांटे हुए हैं, पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हन और ये संथाल परगना, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर में 5 कमिश्नरी होती है, ठीक है। तो संथाल परगना के कमिश्नर जो है विलेज रैयत के एप्लीकेशन पे लैंडलॉर्ड के 2/3 पे विलेज का हेड को अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि लैंडलॉर्ड के एप्लीकेशन से कोई भी जो पर्टिकुलर विलेज रैयत है, वो कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देगा। तो उस बेसिस पे 2/3 रैयत के सपोर्ट पे जो कमिश्नर है, डीएम नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं, कलेक्ट्रेट नहीं, जो कमिश्नर है 2/3 रैयत के सपोर्ट पे विलेज हेड को अपॉइंट करेगा। तो ये सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। सेक्शन 10 की बात करें, तो कोई भी जो बैरन लैंड है विच इज़ मेड कल्टिवेट बाय ओरिजिनल रैयत और एनी फेलो लैंड विच इज अंडर द ओरिजिनल रैयत अंडर दिस सेक्शन वुड बी कंसिडर्ड नॉन ट्रांसफरेबल रैयत। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 10 में क्या था कि कोई भी जैसे बैरन लैंड है, सपोज जैसे जब बैरन लैंड और ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पे कोई भी जो रैयत है उसको साफ़ सुथरा करके ये एग्रीकल्चर लैंड बनाता है, या फिर कोई भी जो और फिर उसको छोड़ भी देता है फेलो लैंड को, तो ये ओरिजिनल रैयत के अंदर आएगा और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो जो ए इसका मालिक है, तो ए ही इसका मालिक रहेगा। जैसे ए ने इसको साफ़ करके जो कल्टिवेशन किया इस पर और इसको कल्टिवेटेड लैंड बनाया, तो ये ए के ही साथ रहेगा और कि कोई इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो सेक्शन 10 में ये रहता है, ठीक है। चैप्टर 3 की बात करें, तो इसमें सेक्शन 12 से 26 तक है। इसमें क्या है, राइट्स ऑफ द रैयत, रैयत के राइट्स दिए गए हुए हैं। द डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफर ऑफ द राइट्स ऑफ द रैयत, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर, रेगुलेशन ऑफ रैयत एंड लैंड एक्सेट्रा इंक्लूडेड। तो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, रेगुलेशन के लिए इसमें जो सेक्शन उसमें दिए हुए हैं। तो जैसे कि बात करें कि सेक्शन 12 में क्या है, तो सेक्शन 12 में कि अंडर इट फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रैयत बिंग फाउंड। तो इसमें बहुत सारे रैयत के ग्रुप बनाए गए हैं। तो जैसे कि बात करें, तो इसमें सबसे पहले रेसिडेंट जमावदी रैयत। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं। तो एक ग्रुप में है आपको रेसिडेंट जमावादी
सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट आप प्रोनाउंस जो मतलब जब प्रोनाउंस में सही कर रहा उससे आप लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो रेसिडेंट जमावदी रैयत, सो इसमें क्या है कि जो रैयत है, जो दे आर सच रैयत लिव्स इन विलेज, देयर फैमिली रेसिडेंस इज इन दैट विलेज। तो जिसका रैयत जो रेसिडेंट जमावदी रैयत में वो आएंगे कि जिसका जो भी मान लीजिए किसान है, ठीक है, रैयत, तो वो उस गांव में, पर्टिकुलर गांव में सेक्शन 12 में क्या है कि वो उसका ज़मीन भी उसी गांव में है और जिसमें वो उसका खेत है, और खेत भी उसी गांव में और रहता भी उसी गांव में। तो ये ए में आएगा आपका रेसिडेंट जमावदी रैयत में सेक्शन 12 में, कि उसका ज़मीन भी उसी गांव में हो और वो रहता भी वहीं पे हो। दूसरा में है नॉन रेसिडेंट जमावदी रैयत, तो बी में आपका नॉन रेसिडेंट जमावदी रैयत। तो इसमें क्या है कि जो रैयत, दैट रैयत दोज हु डू नॉट हैव रेसिडेंट इन द विलेज, तो उसका ज़मीन तो है पर्टिकुलर विलेज में ज़मीन तो है, बट उसका उस पर्टिकुलर में घर नहीं है, उसका पर्टिकुलरली वो ज़मीन तो है लेकिन खेती तो करता है रैयत, लेकिन उसमें उसका पर्टिकुलर घर नहीं है। तो थर्ड में जो आते हैं वो है न्यू रैयत, तो सी में है न्यू रैयत, ठीक है। तो न्यू रैयत कौन हुए? तो न्यू रैयत आर दोज हु जो बहुत अभी नए नए स्टार्ट किए हैं, दे आर एब्सोल्युटली फ्रेश, सो अभी जस्ट ही उन्होंने स्टार्ट किया है कल्टीवेशन करना। तो दिस इज़ ये तीन ग्रुप थे रैयत के। तो ये सेक्शन 12 में है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन 16 में, तो जो रैयत के भी कुछ राइट्स दिए गए हैं उनके लैंड पे। तो सेक्शन 16 में उनके लैंड्स के, रैयत के लैंड्स के बारे में दिया हुआ है। तो बात करते हैं सेक्शन 16 की, ठीक है। ये चैप्टर 3 का सेक्शन 16 है। तो सेक्शन 16 में रैयत के कुछ राइट्स है। तो पहला राइट है कि एनी रैयत विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स दिस देयर पर्सनल प्लग और इन बंदोबस्त लैंड, डैम, वेल, पॉन्ड, रिजर्वायर रिलेटेड एक्सकेवेशन एंड कंस्ट्रक्शन कैन बी मेड, ठीक है। तो ये रैयत के राइट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो सेक्शन 16 में क्या था कि जैसे कि कोई भी रैयत है, जो सपोज ये ज़मींदार का लैंड है, ठीक है। तो ये ज़मींदार का लैंड है, तो ज़मींदार ने इसे रैयत को दे दिया है लीज पे खेती करने के लिए, ठीक है। तो ये खेती करने के लिए जो रैयत है, ये अपने मन से बिना परमिशन के ज़मींदार के ये इस पे रिजर्वॉयर, डैम या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्शन या खुदाई कुछ भी कर सकता है रैयत विदाउट एनी परमिशन। तो ये सेक्शन 16 में दिया हुआ है। तो ज़मींदार के बिना परमिशन के बाद भी ये कुछ भी अपने मन से कर सकता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 16 में दिया हुआ है। सेक्शन 16 मतलब ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब पॉइंट बी में क्या है कि रैयत विदाउट एनी पेमेंट इन रिजर्वायर और इन अदर सोर्सेस फिश प्रोडक्शन और एनी फ्रूट ग्रेन्स। तो ये बिना बिना पैसे दिए हुए ज़मींदार को ये अपने जो रिजर्वायर इसने खोदा या फिर किसी के भी रिजर्वायर में ये क्या कर सकता है, फूड, मछली पालन और भी कोई भी टाइप का जो भी है वो कर सकता है, लेकिन विदाउट एनी रेंट के, बिना शुल्क के ये कर सकता है। कौन? तो रैयत कर सकता है ज़मींदार के। एक ए में क्या था, बिना परमिशन का, और बी में क्या है कि विदाउट एनी कोई भी शुल्क के। अगर मान लीजिए इन दोनों में कोई झड़प हो गया या कोई भी बकझक हो गया, जो भी एक जो कंट्रोवर्सी हो गया, विवाद हो गया, तो इसमें अगर मान लीजिए कि जो भी ये सपोज ये जो रैयत कर रहा है ये लॉस हो रहा है, ये पर्टिकुलर ज़मींदार के ज़मीन को ज़्यादा ज़्यादा जो भी हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो स्टेट में जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट आयुक्त हैं, डीसी, तो उसके अनुसार ये प्रॉपर ऑर्डर देंगे डीसी, और ये सी में दिया हुआ है। तो ये सेक्शन 16 का सी में दिया हुआ है कि कोई भी अगर झड़प हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, तो डीसी विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो ये सेक्शन 16 में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो है सेक्शन 21 चैप्टर 3 का। तो उसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ही हैज़ डिक्लेयर दैट भूगत बंधक हैज़ द परमिशन सम पोर्शन ऑफ द लैंड कैन ट्रांसफर टू अदर नेम, पर ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ही ट्रांसफ़र हो सकता है, बट दिस कैन बी ट्रांसफर टू द फॉलोइंग सोसाइटी। तो जो भूगत बंधक है, ये कुछ ये पोर्शन ऑफ लैंड है, ये मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन है, तो दिस कैन बी ट्रांसफर टू अनदर, बट ये ट्रांसफ़र हो सकता है, बट ये पर्टिकुलर जो सोसाइटी है उसमें ही। तो कौन कौन से हैं भैया? तो फर्स्ट में आपको बिहार उड़ीसा के जो कोऑपरेटिव एक्ट 1935 से जो रजिस्टर्ड है, तो बिहार एंड उड़ीसा कोऑपरेटिव एक्ट 1935 में जो रजिस्टर्ड हुआ था, जो उस रजिस्टर्ड में जो सोसाइटी है, तो उसको ये ट्रांसफ़र कर सकता है भूगत बंधक सम पोर्शन ऑफ लैंड। और दूसरा हो गया आपको कि एनी रैयत ऑफ संथाल परगना की कोई भी रैयत किसान को ये ट्रांसफ़र हो सकता है, भूगत बंधक ट्रांसफ़र कर सकता है।
और इफ़ डीसी गिव द परमिशन एनी फूड ग्रेन स्टोर, तो फूड ग्रेन जो स्टोर है फूड गोदाम, उसको अगर डीसी ने परमिशन दिया तो रैयत कैन ट्रांसफ़र दिस टू, सपोज ये एक्स कोई आदमी है, तो रैयत कैन इजली ट्रांसफर, भूगत बंधक कैन इजली ट्रांसफर द पोर्शन ऑफ लैंड एज पर द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो दिस वाज इन द सेक्शन 21 ऑफ द चैप्टर थर्ड। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 4, सो here I am, this is the chapter 4, okay। नाउ इन चैप्टर 4 द यहाँ पे लिखा है सेक्शन 27 टू 42, तो इसमें क्या है, सेटलमेंट ऑफ बैरल लैंड एंड फेलो लैंड। तो ये बैरल लैंड एंड फेलो लैंड का सेटलमेंट के बारे में दिया है। तो इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि आपको इसमें सेक्शन 27, तो सेक्शन 27 में क्या दिया हुआ है कि द सेटलमेंट ऑफ बैरल लैंड थ्रू लीज, तो ये a copy of the lease would be given to the DC and one copy to the landlord and one to रैयत and one copy to the village head, ठीक है। मान लीजिए कि ये बंदोबस्त की ज़मीन है, सपोज दिस इज़ अ बंदोबस्त की ये ज़मीन है, ठीक है। तो इसके टोटल 4 कॉपी बनेंगे, ठीक है। तो लीज पे ये सपोज बंदोबस्त का ज़मीन ये लीज पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके 4 कॉपी बनेंगे, ठीक है। पहला कॉपी जो खुद डीसी रखेगा, ठीक है, तो बचा 3। और दूसरा कॉपी जो खुद लैंडलॉर्ड जो ज़मीन का मालिक है, अगर ये रैयत को ज़मीन दिया जा रहा है खेती करने के लिए, तो दूसरा ज़मीन जो है खुद तीसरा हो गया मतलब दूसरा जो हो गया, जैसे 4 3 2 1, जैसे ओके दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1। तो एक कॉपी डीसी को जाएगा, दूसरा कॉपी जाएगा किसके पास, तो खुद लैंडलॉर्ड के पास एक कॉपी रहेगा, ठीक है। और दूसरा कॉपी जो रैयत ने इस पे खेती करने के लिए लीज पे लिया हुआ है, तो एक कॉपी उसके पास। और जो चौथा कॉपी है वो विलेज हेड के, जो विलेज हेड जो भी हुए, सरपंच जो भी हुए, पंचायत के जो हेड होते हैं, कौन होते हैं, मुखिया, सो मुखिया विलेज हेड और के पास एक कॉपी। तो टोटल 4 कॉपी रहेंगे। तो ये सेक्शन 27 में दिया हुआ है। तो 4 कॉपी में से जो रैयत ये लीज पे लिया है ज़मीन, तो इसके 4 कॉपी चारों पास जाएंगे कि कुछ ज़्यादा बाद में वो ना हो, ये कंट्रोवर्सी के लिए ये, मतलब ये सेक्शन 27 में दिया हुआ है। कोई भी अगर लीज पे लेगा तो ये पर्टिकुलर कॉपीज़ इतने किए जाएंगे 4, और चारों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब ये सेक्शन 27 में दिया हुआ है, और बाकी का आप सेक्शन खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सो जो मैं इंपॉर्टेंट है, सो आई विल पॉइंट इट आउट एंड समझा देंगे। सो ये आपको बेसिक बता देगा कि क्या क्या है। तो सेक्शन नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 33 पे। तो इफ़ बैरल लैंड विद इन 5 years नॉट बिंग डेवलप देन लीज कैन बी कैंसिल्ड। तो ये जो बैरल लैंड, ये जो चैप्टर 4 ही था वो बैरल लैंड एंड फेलो लैंड के सेटलमेंट के बारे में था। तो सपोज ये लीज पे जो ज़मीन लिया था उसने, जिसके 4 कॉपीज़ भी बटे थे, ठीक है। तो ये बैरल लैंड 5 साल तक इसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, खाली बंजर ज़मीन है, मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं 5 साल के तक, कैसी है वैसी के वैसी है। तो ये लीज इस पे जो, जिस पे रैयत ने लीज पे लिया था किसान ने, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये सेक्शन 33 में दिया हुआ है। सेक्शन 34 की बात करें तो जो पूजा स्थल की ज़मीन है, जो यहाँ पे कब्रिस्तान बना जो भी है, सिमेट्री है, ब्यूरियल प्लेस है, तो यहाँ पे एक सेकेंड ना, मान लीजिए कि ये एक ज़मीन है जो मान लीजिए ये अनसुटेबल है, पूजा का स्थल है, ये कुछ यूज़ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये ज़बरदस्ती खाली पड़ा हुआ है। तो डीसी क्या कर सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो क्या कर सकता है कि ये इस पर्टिकुलर एरिया का कुछ पोर्शन ये दे सकता है किसी को खेती करने के लिए, और ये उनके इंटरेस्ट से हटा सकता है सम पोर्शन, क्योंकि ये जो भी ये कुछ काम पे आ नहीं रहा है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, ये तो सेक्शन 34 में था। सेक्शन 37 की बात करें कि तो ऑल द रैयत ऑफ द विलेजेस जो pastures and the land kept from the forest growth they have the right of their grazing animals। तो जो भी रैयत हुए, ठीक है, उनके जो पशु हुए, तो वो फॉरेस्ट के जो ये जो उनके खाने के लिए सामग्री होते हैं उनके जानवर के लिए, तो वो ये खिला सकते हैं इसको पर्टिकुलर, दे हैव देयर राइट टू कीप द फॉरेस्ट ग्रोथ। तो जो फॉरेस्ट इस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके फॉरेस्ट के जो ग्रोथ जो भी प्रोडक्ट है वो इसको रख सकते हैं। तो ये था सेक्शन 37 में। तो ऑल द रैयत ऑफ द विलेज पैस्चर्स एंड द लैंड केप्ट फॉर द फॉरेस्ट ग्रोथ दे हैव द राइट टू फॉर द ग्रेजिंग एनिमल। तो ये एनिमल के खाने पीने के लिए रख सकते हैं। तो इस पर कोई किसी को आपत्ति होनी नहीं भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये तो पहले से ही था, तो ये इसके ज़बरदस्ती मतलब क्या, ये तो एक्ट ही आ ही गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 5 दैट वो सेक्शन 35
सॉरी 43 to 52 इसमें रेवेन्यू का मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेटलमेंट ऑफ बैरन लैंड एंड फेलो लैंड ये चैप्टर 4 में था, एंड चैप्टर 5 में मेंशन ऑफ द रेवेन्यू का इसमें जिक्र किया गया है। तो चैप्टर 5 में ओके, तो रेवेन्यू, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि है इटसेल्फ, इट्स सेक्शन 43। ओके, सो सेक्शन 43 में इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट जो भी लीज पे, रैयत पे जो विलेज हेड है और लैंडलॉर्ड है वो रेवेन्यू आइटम पे नहीं ले सकता। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ रैयत में खेती में किसान ने धान उगाए या फिर कुछ भी खेती किया, वीट, पैडी, वेर वटेवर, तो ये जो किसान विलेज हेड और लैंडलॉर्ड है ये काइंड में नहीं ले सकते रेवेन्यू, दे कैन ओनली टेक इन कैश। तो ये सिर्फ कैश में ही रेवेन्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 43 में दिया गया चैप्टर 5 का। नाउ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 50। सो रेवेन्यू कैन बी रिलैक्स ड्यू टू सम डिस्टिंक्टिव रीज़न। तो मान लीजिए कि ये रेवेन्यू के उनके हैं, तो ये इस साल खेती ही नहीं हुआ तो कैसे किसान कोई दे सकता है। सो इस पे भी सेक्शन 50 में दिया गया हुआ है कि इसमें कोई 2 रीज़न है, 3 रीज़न है, उसके वो नहीं दे सकता है, मतलब उसमें माफ़ किया जा सकता है, जो भी हो सकता है उसके हिसाब से। तो पहला रीज़न ये है कि जैसे सपोज ये लैंड है और इसका फर्टिलिटी जो प्रोड्यूस ऑफ द सॉइल रिड्यूसेस परमानेंटली, तो ये ख़त्म हो गया और उसने लीज पे लिया था, तो लीज तो पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है। तो ये मान लीजिए कि सॉइल का जो प्रॉपर्टी था, प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, द एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, मतलब जो भी फर्टिलिटी था वो ख़त्म हो गया, तो उसमें रेवेन्यू कैन बी रिलैक्सड। और दूसरा हो गया कि इन स्पाइट ऑफ गिविंग नोटिस विद इन 6 मंथ जमींदार डज नॉट गिव इरीगेशन फैसिलिटी टू रैयत। तो रैयत को इरीगेशन फैसिलिटी ज़मींदार नहीं प्रोवाइड करता, तो उस केस में भी रिलैक्स किया जा सकता है उन लोगों के। सी हो गया कि इफ़ द प्रेजेंट रेवेन्यू कंटिन्यू इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन एवरेज लोकल प्राइस फॉल्स फॉर एनी रीज़न। तो मान लीजिए कि यहाँ पे धान की खेती किया इसने और उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल, एकदम मिनिमम प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उस केस में भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। मान लीजिए इतना मेहनत करके और ओरिजिनल फैक्टर को, जैसे कि पूरे 1 एकड़ में इसने जो धान को बोया और उस पर इसका खर्च हुआ था करीब मान लीजिए कि 10,000। सो धान का किलो, मतलब उस हिसाब से धान का वैल्यू बहुत कम हो गया, तो उस केस में भी इसमें रेवेन्यू में सेटलमेंट किया जा सकता है, रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो ये चैप्टर 5 में जो था मेंशन ऑफ द रेवेन्यू। नेक्स्ट बात करें चैप्टर 6 में, तो उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है दैट इज सेक्शन 53। तो फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कॉन्सिफिकेशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड के द्वारा ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए चैप्टर 6 में दिया हुआ है, तो ये लैंड दिया जा सकता है लैंडलॉर्ड, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए लैंडलॉर्ड दे सकते हैं अपने ज़मीन को। नाउ द चैप्टर 7 दैट इज फ्रॉम सेक्शन 52 टू 63 दैट इज जुडिशियल प्रोसेस, तो इसका हेडिंग है जुडिशियल प्रोसेस। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 54 टू 63 दैट इज जुडिशियल प्रोसेस, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन इटसेल्फ, सेक्शन 54। सो इफ देयर इज नो लॉ इन दिस एक्ट इन दिस डायरेक्शन फार्मिंग ऑफ द रूल्स, फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स ओनली टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो मान लीजिए कि इधर कोई लॉ नहीं है, कि सपोज इफ देयर इज़ नो लॉ, इस मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है उसमें कोई लॉ ही नहीं था, ऐसा तो है नहीं, लॉ है तो उसमें डायरेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही उस पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा तो 18 डिस्ट्रिक्ट में आपको CNT है और 6 में आपको SPT, तो जिस एरिया में नहीं है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने डायरेक्शन दे सकती है और वो लॉ बना सकती है। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 57, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे क्या था सेक्शन 54 में, तो ये मान लीजिए कि कोई भी नया चीज़ जैसे कि जो भी सेक्शन इसमें पर्टिकुलर एरिया जो SPT में दिया ना हो और CNT में भी ना दिया हो, तो ये SPT का बात कर रहे हैं, तो SPT में मान लीजिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लम अरोज हुआ, सो उसमें देर इज़ नो लॉ, सो एज़ पर द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड जो सरकार है SPT में, तो अपने हिसाब से वो एक्शन ले सकती है। तो ये था सेक्शन 54 में, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन 57 इटसेल्फ, लाइक इफ एनी गवर्नमेंट स्टाफ इशूज एनी ऑर्डर अपील कैन बी मेड अगेंस्ट हिम। सो मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्टाफ ने ऑर्डर किया तो उसके खिलाफ में अपील किया जा सकता है कि इफ ऑर्डर बीइंग पास्ड बाय DC LAR अपील कैन बी मेड अगेंस्ट बिफोर SDO, ठीक है। सो मान लीजिए कि गवर्नमेंट का जो स्टाफ है तो DC LAR, तो ये SDO के नीचे होता है, ये इसने ऑर्डिनेंस मतलब कोई भी रूल किया और
तो इसके खिलाफ जो भी मान लीजिए कि रैयत को नहीं पसंद आया तो इसके खिलाफ अपील किया जा सकता है सब डिविजनल ऑफिसर के पास। तो ये सब डिविजनल ऑफिसर जो डिवीज़न के ऑफिसर रहते हैं उसके खिलाफ, जो DCLR जो लैंड रेवेन्यू के जो छोटे लेवल के रहते हैं, तो इनके खिलाफ SDO के पास अपील किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि SDO ने ये रूल जारी किया तो इनके खिलाफ DC के पास किया जा सकता है। और इफ़ द ऑर्डर बिंग, तो SDO ने कोई he is also a government staff, so if he apply any rule or particular law, मतलब जो भी इन्होंने मनमानी की तो इसके खिलाफ DC के पास कंप्लेन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए DC नहीं कर दिया तो so if the order being made by the DC then appeal would be made towards tribunal or the state government, तो ये डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट इनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील किया जा सकता है। तो दिस वाज इन द जुडिशियल प्रोसेसेस ऑफ चैप्टर, ये सेक्शन 57 में दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 8 दैट इज डिलिमिटेशन। तो चैप्टर 8 में सेक्शन 64 to 66, तो इसमें डिलिमिटेशन बताया गया है कि क्या। तो सेक्शन 64 की बात करें तो सेक्शन 64 चैप्टर 8, सो दिस लिमिटेशन है इसमें सेक्शन 64 में कि जनरल लॉ ऑफ डिलिमिटेशन इज बिंग मेंशन्ड इन इट। तो इसमें जनरल लॉ दिया गया डिलिमिटेशन का, इफ एनी डिससेटिस्फैक्शन इन दिस रिगार्ड फॉर एप्लीकेशन अगेंस्ट इट नो टाइम टेबल बिंग फिक्स्ड। तो इसमें दिया गया हुआ डिलिमिटेशन के बारे में सेक्शन 64 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो इसमें जो परिसीमा के लिए जो जनरल लॉज दिए गए हैं, परिसीमा का जनरल लॉज, तो इसमें जो जिसपे असंतोष हुआ, डिससेटिस्फैक्शन हुआ, तो इसके जो रिगार्डिंग में एप्लीकेशन जो है इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया कि आपको टाइम टेबल पे दे सकते हैं, कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है कि कभी भी आप एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। तो चैप्टर 8 में डिलिमिटेशन था। नाउ चैप्टर 9 जो है ये लास्ट चैप्टर था जिसमें सेक्शन 67 to 72 जो हुए, तो इसमें मिसलेनियस प्रोविज़न दिए गए जो भी बचा कुचा है। तो सेक्शन 67 में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो सेक्शन 67 में आपको है कि इसमें मेंशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक फाइन्स, तो इसमें जो इकोनॉमिक फाइन्स दिए गए हैं कि ये फाइन आपको लगेंगे। सो एंड सेक्शन 72 में है कि अदर लॉज प्रेजेंट इन संथाल परगना विच इज़ नॉट बीइंग कैंसिल थ्रू दिस दैट वुड बी वैलिड। तो ये संथाल परगना विच इज़ नॉट बीइंग कैंसल थ्रू दैट दिस वुड बी वैलिड। तो संथाल परगना वाले एरिया में अदर लॉ जो भी है, तो सेक्शन 72 जो लास्ट एक्ट है तो उसमें क्या दिया गया कि जो संथाल परगना वाले जो एरिया था झारखंड में, जो ये पर्टिकुलर ये इस एरिया में है, तो इसमें जो पहले से जो भी कानून है वो अगर जो संथाल परगना जो नहीं उसको मतलब कैंसिल करता है तो वो वैध है, मतलब जो वैलिड है, जो पहले से ही इसमें पर्टिकुलर एरिया में जो भी लैंड लॉज जो भी है जो सेक्शन में नहीं था तो वो वैलिड होगा जो पहले से है। तो ये सेक्शन 72 में था। सो दिस वाज इट। ये शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो 1949 में है ये टोटल आपको कंप्लीट हो गया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय।